तो बच्चे आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास लीजेंड्री पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा था और उसका लास्ट आर्टिकल रह गया बच्चों, रोड्रिक्स फॉर्मूला। तो मैंने बेल्ट्रामी रिजल्ट के बाद एक बार आपको ये चीज़ छुड़वा कर अगला आर्टिकल करवा दिया था। तो लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का बच्चे, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट है। तो इस चैप्टर में आप इतना काम करके ही जाओगे। इसके साथ दूसरा चैप्टर है बच्चे हाइपरज्योमेट्रिक, वो भी आपको नोट्स में दिया गया है, तो उसको भी अपने कवर अप करेंगे। तो पहले हम करेंगे बच्चे रोड्रिक्स फॉर्मूला, जो लास्ट टॉपिक है लीजेंड्री पोलिनोमियल चैप्टर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन में रोड्रिक्स फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो इसको ध्यान से करके जाएंगे आप लोग। तो बच्चे सबसे पहले मैं रोड्रिक्स फॉर्मूला बताता हूँ कि किसे बोलते हैं रोड्रिक्स फॉर्मूला। तो बच्चे पी एन एक्स की वैल्यू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वेयर -1 की होल पावर एन। बच्चे पी एन एक्स की इस वैल्यू को बोलते हैं रोड्रिक्स फॉर्मूला। रोड्रिक्स साइंटिस्ट ने दी थी और ये पूरी वैल्यू निकाल कर दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे रोड्रिक्स फॉर्मूला। तो पी एन एक्स का मान हमने पहले भी कुछ पढ़ा था, वो रोड्रिक्स फॉर्मूला की फॉर्म नहीं थी। तो ये रोड्रिक्स साइंटिस्ट ने पी एन एक्स की वैल्यू निकाल कर दिखाई थी, तो इसे रोड्रिक्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब बच्चे ये फॉर्मूला पूरा डिराइव करना है। तो बच्चे इसको डिराइव करने के लिए बस आपको एक स्टेप ध्यान में रखना है। आपको इस चीज़ को वाई लेट करना है। आपको इस चीज़ को क्या लेट करना है बच्चे, वाई। अब जैसे ही आप इस चीज़ को वाई लेट कर लोगे, उसके बाद सिंपल आपको उस चीज़ का एन बार डिफ्रेंशिएशन करना है। एन बार डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लिबनिज़ रूल लगाएंगे, वो मैं अभी भी सिखाऊंगा आपको। तो बच्चे मैं आपको थीम बता रहा हूँ, आप इसको वाई नाम दोगे। उस वाई को थोड़ा सोल्व करके आप उसका एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करोगे और एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अपने आप ये चीज़ बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसको। तो बच्चे सबसे पहले हमने इसको लेट किया वाई, तो हमें ये पूरी लाइन लेकर आनी है और इसको बनाने के लिए मेरे को हिंट यहाँ से मिला। तो अपने को अगर फॉर्मूला याद होगा तो अपने को याद रहेगा इसको वाई मानना है। तो बच्चे वाई मैंने मान लिया x² - 1 की होल पावर n को। अब बच्चे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो बच्चे अगर इस लाइन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश। अच्छा, y डैश को ना y1 भी लिख सकते हो, ऐसे ही y डबल डैश को y2 लिख सकते हो। तो मैंने इस बार y डैश की जगह उसको y1 लिखना है, इसलिए मैंने और करके लिखा है एक बार बात को समझाने के लिए। पर आगे मैं जब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूंगा इसका, तो बच्चे इसका y1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y2। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप याद रखना। तो y डैश में लिख देता हूँ, y डैश का मतलब होता है dy/dx, या इसको y1 भी बोलते हैं। y डबल डैश का मतलब d2y/dx², या इसको y2 भी बोलते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो वापस बच्चे आपने इसको y लेट कर लिया, आपने इस इक्वेशन का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब आपको ये क्यों कर रहे हैं बच्चे, अपने को इस स्टेप का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक बार किया है। तो बच्चे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे y का हो गया y1। अच्छा, किसी की पावर n का n पावर आगे आ जाएगी और x² - 1 की पावर n-1। तो बच्चे x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, और x² का करेंगे तो 2x, और 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो बच्चे इतना डिफरेंशिएशन आ गया एक बार करने पर। अपने को तो n बार करना है, तो पहले इसको सेट करते हैं। तो बच्चे y1 एज इट इज़, n एज इट इज़, x² - 1 की n-1 पावर को ब्रेक कर दिया। तो x² - 1 की पावर n को अलग और x² - 1 की पावर -1 को अलग, इनटू में बचा चल रहा है 2x। उसके बाद क्या स्टेप किया मैंने, x² - 1 की -1 को मैं अपोन में ले गया। तो बच्चे y1 के अपोन में चला गया x² - 1 की -1। अच्छा, बाकी स्टेप एज इट इज़, n एज इट इज़, x² - 1 की n एज इट इज़, और 2x एज इट इज़। अब बच्चे x² - 1 की n को हमने क्या लेट कर रखा है, y। तो बच्चे अपनों ने इस चीज़ को रख दिया y। तो ध्यान से देखो, इसको रख दिया y, n एज इट इज़, 2x एज इट इज़। और बच्चे ये स्टेप ऊपर जाएगा तो ये -1 पावर +1 हो जाएगी। तो बच्चे x² - 1 ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, 1। इनटू में क्या चल रहा है बच्चों, y1। n चल ही रहा है, इस चीज़ को लिख दिया y और इसको लिख दिया 2x। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा बच्चे। तो इतना मुश्किल नहीं है रोड्रिक्स फॉर्मूला, थोड़ा सा बस आपको आगे का आर्टिकल समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। तो बच्चे हम यहाँ तक तो बड़े तसल्ली के साथ पहुँच गए बच्चे। उसके बाद x² - 1 एज इट इज़, y1 एज इट इज़, और इसको थोड़ा सही करके लिख दिया
टू और एन एज ए कॉन्स्टेंट है तो उसको एक साथ लिख दिया और एक्स और वाई एक साथ लिख दिए। तो बच्चे ये स्टेप करने के बाद अपनों ने अभी तक पूरे काम में एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है और मुझे तो n बार करना है, तो मैंने एक बार और किया। तो बच्चे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो पहले फर्स्ट को रखा एज इट इज़, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़। अच्छा y1 का करेंगे तो मैंने अभी भी बताया y1 का करेंगे तो y2 प्लस इसका कर दो बच्चे एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो 2x, 1 का तो 0 हो गया और कौन एज इट इज़, y1 एज इट इज़। तो इन दोनों में मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अच्छा बराबर का साइन, 2n तो देखो कांस्टेंट है, x और y में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो बच्चे पहले अपनों ने इस x का कर दिया, x का कर देंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा क्या 2ny प्लस फिर 2n तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा और x भी एज इट इज़ आएगा ही आएगा और y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y1। कुल मिलाकर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया और 2n तो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो हमने दोनों के साथ रखा। तो वापस देख लो 2n तो आना ही आना था, पहले इसका किया तो 1, तो कौन एज इट इज़ y, फिर 2n तो आना ही आना है, अब की बार x एज इट इज़ और y का करेंगे तो बच्चे y1। तो बच्चे ये अपनों ने इस इक्वेशन का एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब कुछ नहीं किया, ये दोनों स्टेप उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। बच्चे मैंने इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर ए। अब देखो हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है और मैंने अभी तक सिर्फ दूसरी बार किया है और कोई सिमिट्री नहीं बन रही बच्चे। एक बार किया, दूसरी बार किया, कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जिससे मैं लिख दूं कि इसका n टाइम्स करने पर ये होगा और आंसर आ जाए, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो बच्चे मैंने ये दूसरी बार किया हुआ था डिफ्रेंशिएशन, इसको एक बार इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अब मैं इसका ही आगे कर रहा हूँ n टाइम्स। तो बच्चे अब इसका n टाइम्स करना इतना आसान काम नहीं है, तो आपको एक नया रूल लगाना पड़ेगा, एक नई चीज़ सीखनी होगी। तो बच्चे जब हमें किसी इक्वेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चे हमारे पास एक लिबनिज़ रूल होता है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो बच्चे लिबनिज़ रूल सीखें आप लोग। तो अपने को अगर इस इक्वेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो मैं बच्चे लिबनिज़ थ्योरम की मदद से करूँगा। तो लिबनिज़ थ्योरम का पहले फॉर्मूला याद करते हैं बच्चे। लिबनिज़ थ्योरम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के काम आती है। तो बच्चे फॉर्मूला क्या है, डी की पावर n, डी की पावर n का मतलब है n बार डिफरेंशिएशन। देखो कैपिटल डी को मैं थोड़ा सा बता दूं, कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ऐसे डी स्क्वेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 बार, और ऐसे डी की पावर n है तो इसका मतलब n टाइम्स। तो बच्चे यहाँ पर d का मतलब है डी बाई डी एक्स और n पावर लगी हुई है तो इसका मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन। और फॉर्मूला पहले तो याद करो बच्चे, u और v अगर दो फंक्शन हो मल्टीप्लाई में और उसका अपने को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना हो तो फॉर्मूला कहता है पहले d की पावर n तुम u पे लगा दो एज इट इज़ और v को रख दो डायरेक्ट, यानी v का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, पूरा का पूरा n डिफरेंशिएशन u को दे दो। फिर बच्चे प्लस nc1, तो बहुत ईजी है फॉर्मूला याद रखना nc1। फिर बच्चे d की पावर इन दोनों का माइनस कर दो n-1 और ये वाला u एज इट इज़, यानी कुल मिलाकर इस स्टेप से ये पावर एक कम हो गई। यहाँ पर u का हमने n बार डिफरेंशिएशन किया था जबकि यहाँ पर u का हमने n-1 यानी एक बार कम कर दिया। और बच्चे v का तो किया ही नहीं था तो अब v के ऊपर d लगने लग जाएगा, तो d इंटू वी प्लस nc1 की जगह nc2। अब बच्चे एक पावर और कम कर दो तो d n-2 इंटू यू, तो d की पावर n-2 इंटू यू और ये d की पावर बढ़ानी शुरू कर दो तो d की पावर 2 इंटू वी। ऐसे करते करते बच्चे लास्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे इसमें अगर हम देखें तो v को एज इट इज़ छोड़ा हुआ था तो लास्ट स्टेप में u एज इट इज़ रह जाएगा और d की पावर n किसके साथ लग जाएगा, v के साथ। तो d की पावर n किसके साथ लग जाएगा, v के साथ। तो बच्चे ये है लिबनिज़ रूल। तो बच्चे लिबनिज़ रूल में आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है तो आपको ये बात याद रह जाएगी। तो वापस सुन लो, लिबनिज़ रूल का फॉर्मूला कहता है d की पावर n uv को आप लिख सकते हो, पहले d की n आप u को दे दो और v को रख दो एज इट इज़, फिर nc1, फिर d की पावर ये u के साथ जो डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कम करते जाओ और इसको देते जाओ एक एक। तो बच्चे d n-1 u और d इंटू वी, फिर nc2, d की पावर और कम कर दो n-2 इंटू यू और इस v वाले के साथ बढ़ाते जाओ तो d की पावर 2 इंटू वी। ऐसे करते करते अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो बच्चे u तो रह जाएगा एज इट इज़
और डी की पावर n जो है वो किसको मिल जाएगी, v को। तो बच्चे ये है लिबनिज़ रूल का फॉर्मूला। अब हमारा प्रोसेस सुन लो क्या है। इस इक्वेशन a का मुझे n टाइम्स करना है, तो बच्चे मैं इसमें भी लिबनिज़ रूल लगाऊंगा, इस टर्म में भी लिबनिज़ रूल लगाऊंगा, इसमें भी लिबनिज़ रूल और इसमें भी लिबनिज़ रूल, और लिबनिज़ की मदद से इसका भी n बार हो जाएगा, इसका भी n बार, इसका भी n बार, इसका भी n बार। फिर जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ रख दूंगा, थोड़ा सोल्व करूंगा, कुछ टर्म्स कट जाएंगी और जो बचेगी वहाँ तक हमें पहुँचना है पहले, उसके बाद हम आंसर तक पहुँचेंगे बच्चे। तो करते हैं, पहले इस स्टेप को इसमें बुला लो। तो बच्चे x² - 1 और y2 को u और v की जगह रख दो। अब u और v किसको मानना है बच्चे, इस वाले आर्टिकल में जो भी y है उसको आपको u मानना है। तो जैसे मैं इस स्टेप को बुलाऊंगा तो इसको u मानूंगा, इस स्टेप में इसको u मानूंगा, इस स्टेप में इसको u मानूंगा। तो लिख लो साइड में, इस आर्टिकल में y वाली टर्म को हम u मानेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी बातें साइड में लिखने से आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा बच्चे। तो देखो x² - 1 इंटू y2 को मैंने बुलाया और वो मैंने u इंटू वी की जगह रख दिया। तो बच्चे देखें, मिलाएं स्टेप। d की पावर n का मतलब है d की पावर n dx की पावर n, मतलब n टाइम डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, u और v में, u में अपने को हमेशा y वाला रखना है। तो देखो मैंने टर्म तो एज इट इज़ बुलाई ये वाली इसकी जगह, पर मैंने नीचे लिख दिया, मैंने u मानना है बच्चे y वाली को और v मानना है मैंने इस x² - 1 को। तो बच्चे पूरा फॉर्मूला देखो, d की पावर n एज इट इज़ और u इंटू वी में अपनों ने इस स्टेप को बुला लिया जिसमें इसको मैंने u बोला है और इसको क्या बोला है, v। अब फॉर्मूला कहता है जिसको u बोला है उसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो डायरेक्ट सीखो बच्चे, डायरेक्ट सीखो। अपने पास u क्या है इस वाले में, y2, और इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बच्चे जब अपने इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बस जो भी पावर है वो आप इसमें जोड़ दो, ये उसका n टाइम। भाई सोचो, अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें तो y3 आएगा, तो इसका n बार करेंगे तो 2 के अंदर n जुड़ जाएगा। तो बच्चे अपने को इस u का कितनी बार करना है, n बार। तो बच्चे मैंने देखो लिखा हुआ है y के पैरों में 2 के अंदर n जोड़ दो तो n+2, ये u का n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। v को रखना है एज इट इज़, v में कौन है, x² - 1, तो x² - 1 एज इट इज़। फिर प्लस बचे nc1, कल भी बताया था nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, n। अब ये स्टेप देखो बचे, u वाले बंदे का n-1 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। u के अंदर है कौन, y2, और इसका अगर n-1 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो इस स्टेप में n-1 जोड़ दो। तो बचे n तो एज इट इज़ और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो y के पैरों में क्या बचेगा, n+1। बच्चे सिंपल सी बात है, आप u का n-1 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो जितनी बार कर रहे हो वो y के पैरों में जोड़ दो। तो 2 में आप जोड़ दो n-1, तो बच्चे बचेगा क्या, n+1, ये बच गया। अच्छा, v का करना है एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चे v का अगर एक बार करना है तो v में ये है, इसका एक बार कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो x² का हो गया 2x और 1 का तो 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अभी और लग जाएगा अगला स्टेप, nc2। बच्चे nc2 का मतलब होता है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर बच्चे u का करना है n-2 बार, u में अपना y है और इसका अगर हमें यहाँ पर y2 लिखा हुआ है और उसका n-2 बार करना है तो इस 2 के अंदर n-2 जोड़ दो। बच्चे 2 के पैरों में अगर n-2 जोड़ोगे तो -2 + 2 कट जाएगा, y के पैरों में n बचेगा। तो ये देखो y के पैरों में n बचा हुआ है। और बच्चे v का करना है 2 बार। बच्चे v ये रहा, इसका एक बार करो तो 2x और एक बार और करो तो 2, तो बच्चे साथ में आ गया 2। अच्छा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है इसलिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट। इस पूरी इक्वेशन को दे दिया a1। अब आप कहोगे सर एक्सपेंशन तो अभी और भी था। बच्चे बिल्कुल था। अगर आप इसकी अगली टर्म सोचो तो nc3 d की पावर n-3, मतलब इन दोनों का माइनस, इंटू u, और बच्चे d की पावर ये जो पैरों में होता है d की पावर 3 इंटू वी। भाई v का 3 बार, बच्चे v का 3 बार करेंगे तो x² का एक बार करोगे तो 2x, एक बार और करोगे तो 2 और एक बार और करोगे तो 0। तो बच्चे तीसरी टर्म में 0 आ जाएगा, तो मतलब चौथी टर्म में, सॉरी, पहली दूसरी तीसरी और अगली चौथी टर्म में 0 आ जाएगा, तो आगे वाली टर्म्स कोई आएंगी नहीं,
इसलिए हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया। तो इसको बोल दिया बच्चे इक्वेशन नंबर A1। ये मैंने किस स्टेप का n बार किया है, इस स्टेप का। सिमिलर मैं इस स्टेप को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो बच्चे 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा। अच्छा x y1 को मानेंगे u और x को मानेंगे बच्चे v। वापस सुन लो, y1 को मानेंगे u और x को मानेंगे v। और फॉर्मूला देखते हैं कि 2 टर्म तक जाएगा या 3 टर्म तक। तो बच्चे 2 टर्म तक जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने किया हुआ है। तो बच्चे देखो आपके सामने पहले A2 और देखो बच्चे, नीचे नीचे है A2 और सोल्व किया हुआ। तो और बात को समझें ध्यान से। तो बच्चे ये स्टेप है आपके पास नोट्स में। नेक्स्ट स्टेप है 2x y1। 2 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं मानना, और y को हमेशा u मानना है, और x को हमेशा क्या मानना है बच्चे, v। तो लगा दो फॉर्मूला। u का करना है n बार। बच्चे u है y1, और y1 का अगर n बार करेंगे तो n जोड़ दो। तो y के पैरों में 1 के साथ n जोड़ देंगे तो y n+1। अच्छा v को रखना है एज इट इज। v में कौन है, x। तो x को रखा एज इट इज। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दिया सभी से। nc1 का मतलब n। तो ये n से मत कंफ्यूज होना, ये nc1 की वैल्यू है बच्चों। रीजन बारी बारी लिख दिया करो, जिसे पेपर वाले दिन जब स्टडी आउट करो तो तुम्हें खुद पता लगने लग जाए। अच्छा u का कितनी बार करना है, n-1। बच्चे u में है क्या, y1 का n-1 बार करना है। तो 1 के नीचे पैरों में n-1 जोड़ दो, 1 और -1 कट जाएगा, yn बनेगा। तो yn। और बच्चे v का करना है एक बार डिफ्रेंशिएशन। बच्चे x का एक बार करेंगे तो 1 आएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ इस स्टेप में। अच्छा आगे वाली टर्म लिखने की जरूरत है क्या, v का 2 बार। बच्चे इस x का 2 बार करेंगे तो x का एक बार करेंगे तो 1, और 1 का करेंगे तो 0। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें ये 2 ही टर्म आएंगी बच्चे। फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी। इस इक्वेशन को नाम दे दिया बच्चे A2। तो बच्चे इस स्टेप का भी n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मैं इसका करता हूँ। बच्चे जब मैं इसका करूँगा तो माइनस का 2n तो एज अ कॉन्स्टेंट है, तो मैं इतनी टर्म को बुला रहा हूँ 2ny। बाद में जब वैल्यूज रखूंगा तो माइनस तो यहाँ पड़ा रहेगा, 2ny की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो मैं रख दूंगा अभी। तो मैं सिर्फ 2ny को बुला रहा हूँ। तो देखो बच्चे स्टेप, तो आप अपने नोट्स में देखें नेक्स्ट स्टेप। तो सभी में लिबनिज रूल से n बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो d की n dx की n 2ny। बच्चे 2 और n दोनों ही कांस्टेंट है। उसने हालांकि n को बाहर नहीं लिखा, तुम लिख लेना चाहिए। तो 2 और n तो कांस्टेंट है। अच्छा y हमारा एज अ u है, और आपको लिबनिज रूल कहता है कि जो चीज़ u है उसका पहले n बार करो। तो बच्चे y का n बार करेंगे तो अब की बार पैरों में 0 है, कसम 1 है, कसम से सॉरी 1 क्या कुछ भी नहीं है, मतलब y का n बार करेंगे तो y के पैरों में n जोड़ दो। तो y के पैरों में n जोड़ दिया। फिर v को रखना है एज इट इज। v कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है। तो आप ऐसे लिख लो, v यहाँ पर एज अ v इस स्टेप में एज अ 1 है, और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब v ऑलरेडी 1 है तो नेक्स्ट स्टेप में तो उसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। भाई लिबनिज रूल में दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म मैं आपको दिखाऊं, nc1 और v का करना होता है एक बार। अरे v तो कुछ है ही नहीं, 1 है, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होएगा, तो यही टर्म 0 हो जाएगी। तो सिर्फ इतना स्टेप आएगा। तो बच्चे u का किया तो yn आ गया, और v एज अ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 2n तो एज अ कॉन्स्टेंट था, पड़ा रहेगा। तो 2n कॉन्स्टेंट, और y का n बार किया तो y के पैरों में n लग गया। तो ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन था बच्चे। तो ये तो डायरेक्ट भी हो गया, और लिबनिज रूल से करना चाहो तो उससे भी हो गया, दोनों से ही हो गया। तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया हमने, A3। लास्ट टर्म रह गई 2nxy1। बच्चे 2n तो कांस्टेंट है, देखो बार पड़ा रहेगा। अच्छा x और y1 में फिर से वही लिबनिज रूल लगा दो। इसको u मानना है, इसको v मानना है। अब तो फॉर्मूला थोड़ा याद भी हो गया। तो बच्चे u का n बार करना है तो y के पैरों में 1 है तो n जोड़ दो। तो बच्चे y के पैरों में n+1 हो गया। अच्छा v को एज इट इज़, तो v में कौन है, x को रखा एज इट इज़। फिर nc1 की वैल्यू n हो गई, और बच्चे उसके बाद u वाले का डिफरेंशिएशन करना है n-1 बार। तो बच्चे 1 में n-1 जोड़ दो, 1 और -1 कट जाएगा, y के पैरों में n बचेगा। और बच्चे v का कर दो डिफरेंशिएशन एक बार। तो बच्चे x का एक बार करेंगे तो क्या आएगा, 1। तुम चाहो तो यहाँ लिख लेना। अब बच्चे अगले स्टेप में इस v का 2 बार होना है, और x का 2 बार करेंगे तो 0 आएगा, तो आगे वाली टर्म आएंगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिबनिज रूल समझ में आ गया होगा।
अब बच्चे 2n का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो और इससे भी, तो जब 2n इससे करोगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और जब 2n n से होगा तो 2n स्क्वायर इंटू वाई एन। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, A4। और बच्चे मैंने उन चारों स्टेपों का n बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मैं A1 A2 A3 A4 में जो वैल्यू निकाली है वो A में एज इट इज़ रख रहा हूँ। तो बच्चे इक्वेशन A मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। बच्चे इक्वेशन A ये रही, इस स्टेप का n टाइम डिफरेंशिएशन जो भी आया है A1 के अंदर वो रख देना, इसका मान A2 से रख देना, इसका मान A3 से और बाहर माइनस है, और इसका मान A4 से रख देना और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चे, 0। तो सारी वैल्यू रख देना। तो वो काम अब आप कर सकते हो बच्चे, एज इट इज़ लिखा हुआ है, बातें समझ जाओगे। तो दिखाऊँ आपको मैं, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन A1 A2 A3 A4 इन इक्वेशन नंबर A। तो मैंने ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं बच्चे, और कुछ टर्म्स इसमें से कट हो रही हैं, जैसे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट। उसके अलावा जो टर्म्स हैं उनमें कुछ जुड़ रही हैं बच्चे, इस टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़। अच्छा, एन स्क्वेयर वाई एन और माइनस का 2n स्क्वेयर वाई एन, तो बच्चे माइनस के 2 में प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का n स्क्वेयर वाई एन बच गया। तो जो दो स्टेप टिक किए हैं वो सोल्व होकर ये बन गया, तो इसके ऊपर भी टिक लगा देता हूँ, मतलब ये वो वाले स्टेप है जो दो स्टेप सोल्व होकर ये बनी है। उसके अलावा ये स्टेप एज इट इज़ और ये वाला स्टेप भी एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चे ये आ गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़। अब बच्चे इसके बाद सोल्व करते हैं। तो बच्चे ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, इन दोनों में से अगर मैं माइनस का n कॉमन लूँ, तो बच्चे माइनस का अगर n कॉमन ले लिया तो एक n बचेगा। और अच्छा, वाई एन भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ले लिया, तो सोचो माइनस का n और वाई एन अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा n, और ये तो पूरा स्टेप ही कॉमन आ गया, और माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का क्या बचेगा, 1। तो इस पूरे स्टेप में से माइनस का n और वाई एन कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n+1, बचे इक्वल टू 0 चल ही रहा है। फिर ये स्टेप एज इट इज़। उसके बाद बच्चे इसमें थोड़ा सा मैंने किया, बच्चे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, पूरे स्टेप में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो बच्चे ये बन जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू दिस। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म माइनस की, रीज़न अभी बताएंगे क्यों लिया है, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बस पूरे स्टेप में से माइनस कॉमन लिया, आप लिख भी सकते हो माइनस कॉमन लिया, तो ये नीचे वाला स्टेप बन गया। बच्चे ऐसा लिखने के पीछे रीज़न, ये लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी नहीं दिख रही, मैं बना के दिखाता हूँ। बच्चे वाई एन को, वाई के पैरों में एन को मैंने एक नया वेरिएबल नाम दे दिया जेड। तो बच्चे जैसे ही वाई के एन को जेड मानूंगा, तो अब देखो इतने इतने को जेड मान लिया, तो जेड के पैरों में 2 लगा हुआ है, जेड के पैरों में 2 का मतलब, देखो पैरों में 2 का मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार, तो बच्चे जेड ये हो गया, और जेड के पैरों में अगर 2 लगा हुआ है इसका मतलब जेड का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस स्टेप को लिख सकते हो 1 - x स्क्वायर, और इस वाई एन को जेड मानते हैं तो जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन यानी d2z/dx स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का 2x, वाई एन को जेड मान लिया और जेड का 1 बार तो dz/dx प्लस nn+1, और वाई एन को जेड मान लिया इक्वल टू 0। बच्चे इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। और चेक करो, जब हमने लीजेंड्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो बच्चे मैंने आपको लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग की पहली वीडियो में 1 - x स्क्वायर वाई डबल डैश, बच्चे वाई डबल डैश का मतलब होता है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, अरे वाई की जगह नाम जेड आ गया तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक ही बात है। माइनस का 2x वाई डैश था, वाई डैश का मतलब dy/dx, यहाँ पर जेड आ गया, और था साथ में nn+1 वाई की जगह जेड आ गया। तो बच्चे ये बिल्कुल लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो विच इज़ द लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर लिखा जो आगे है वो ऐसे करके लिखो, सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हम खुद से लेट कर रहे हैं। तो बच्चे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, जेड की, और जेड बराबर किस फॉर्म में आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू pnx, क्योंकि जब बच्चे वाई में था तो याद करो जब मैंने आपको दूसरी वीडियो में पूरी लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलवाया था तो वाई के 2 सॉल्यूशन आए थे y1 और y2, और आंसर आया था a इंटू pnx प्लस b इंटू qnx। तो हमने मान लिया सिमिलर प्रोसेस से इसको सोल्व करेंगे तो एक ही टर्म मान रहे हैं क्योंकि क्यू की तो बात ही नहीं कर रहे इस चैप्टर में। तो बच्चे इसका जो सॉल्यूशन है वो जेड का आंसर आएगा क्योंकि जेड में है इक्वेशन, और आंसर मान लिया कुछ ना कुछ कांस्टेंट जिसका नाम c इंटू pnx।
बच्चे इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे दिया एक बार। अच्छा सी यहाँ पर ऐसा क्या है बच्चे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट। अब आगे की कैलकुलेशन करने के लिए बच्चे जेड को अपनों ने माना हुआ है वाई एन, और इसको अगर आगे और लिखना चाहें तो वाई एन का मतलब वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में एन बार डिफरेंशिएशन। तो बच्चे देखो उसने यही लिखा, जेड को माना हुआ है वाई एन, और वाई एन को और डिटेल में बोलें तो वाई का एन बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो वाई एन का मतलब होता है डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो बच्चे कुल मिलाकर जेड को लिख सकते हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो इस जेड को लिख दिया डी एन वाई बाई डी एक्स एन, बराबर में चली रहे सी पी एन एक्स। अब बच्चे अलग से एक चीज़ की, थोड़ा सा काम सी की वैल्यू याद रखने के लिए करना पड़ेगा। बच्चे मैंने इस वाले में एक्स के बदले 1 रख दिया, ये तो एन है, ये एक्स है, इस एक्स के बदले 1 रखेंगे तो पी एन 1 बनेगा। तो देखो सी एज इट इज़ पी एन, और ये एक्स की जगह 1 रख दिया। और बच्चे इसको अपने लिख ही सकते हैं वाई एन, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई का एन बार डिफरेंशिएशन तो वाई एन, और एट एक्स इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं, 1 पे। तो इस स्टेप को लिख दिया वाई एन, और एक्स बराबर 1 पे बात कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट के बाद लिख दिया एक्स बराबर 1, और यहाँ पर एक्स को 1 रख ही दिया। बच्चे याद रख लो पी एन 1 की वैल्यू होती है बच्चे 1, ये याद ही रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो बच्चे इस पूरे स्टेप का मान हो गया 1, तो सी इंटू 1, और सी इंटू 1 का मान सी इंटू 1 सी ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया बच्चे डबल स्टार। तो याद रखना वाई एन की एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू सी आई है, और इसका यूज़ मैं अभी आगे करने वाला हूँ। तो ये आर्टिकल ख़त्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। अब बच्चे हमने y को क्या माना था इस आर्टिकल में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की n मैंने बुला लिया। तो y मैंने माना था स्टार्टिंग आर्टिकल यहीं से तो किया था बच्चे। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दोगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर n चल रही है तो पूरे ब्रैकेट की पावर n। फिर ये n पावर इस स्टेप को अलग दे दो, इस स्टेप को अलग, तो बचे एक्स प्लस 1 की पावर n अलग और एक्स माइनस 1 की पावर n अलग। तो बच्चे अगले पेज पे मैंने जानबूझ के इसी स्टेप को लिख दिया जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो y बराबर चल रहा है एक्स प्लस 1 की n एक्स माइनस 1 की n। तो मैंने वापस लिख दिया स्टेप को, देखो y बराबर एक्स प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n। अब बच्चे अपने को इस स्टेप का भी n बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बच्चे जब इस पूरे स्टेप का n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर से लिबनिज़ रूल लगेगा। तो यहाँ तो सीधा कर दिया n बार, तो y के पैरों में n लग गया, n बार हो गया। और इस स्टेप में n बार करना है तो वही दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लिबनिज़ रूल लगाना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर अपनों ने n टाइम्स अगर करना है तो d की पावर एक बार n लिख दिया, इसका मतलब इस स्टेप का भी n बार करना है। और बच्चे स्टेप क्या है, x प्लस 1 की पावर n और x माइनस 1 की पावर n। अब इसमें y तो आ नहीं रहा, तो बच्चे अपने किसी को भी u और किसी को भी v, तो पहले वाले को u मान लिया और बाद वाले को v। यह याद रख लेना, प्लस वाले को u और माइनस वाले स्टेप को v, ठीक है। तो x माइनस 1 वाले स्टेप को v और x प्लस 1 वाले स्टेप को u। अब लगाते हैं लिबनिज़ रूल। क्या पढ़ा था हमने, जो भी u है उसके ऊपर ये d की पावर n लगा दो एज इट इज़। तो d की पावर n लग गई बच्चे इस u के ऊपर, और v को रखना होता है एज इट इज़। तो x माइनस 1 की पावर n यानी v एज इट इज़, फिर प्लस एन सी 1, फिर पावर कम करनी स्टार्ट कर दो, n की जगह पावर क्या कर दो n माइनस 1, और इस u का कर दो स्टेप का डिफरेंशिएशन n माइनस 1 बार। तो u में क्या चल रहा है x प्लस 1 की n, और बचे v के लिए एक एक बार डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो। तो v के आगे एक बार d की पावर क्या लगा दी 1। ऐसे करते करते अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो बच्चे लास्ट वाली टर्म में u तो रहेगा एज इट इज़, तो x प्लस 1 की होल पावर n तो रहेगा एज इट इज़, और बच्चे ये जो d की पावर n है वो सीधा लग जाएगी v के ऊपर। तो d की पावर n लग गई बच्चे पूरी v के ऊपर। तो यहाँ पर हिंट के तौर पे लिख लेना, ये लिबनिज़ रूल है। ये तो वैसे समझ आ ही गया होगा, एक ही वीडियो में बात चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, यहाँ तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया बच्चे, ये जो लास्ट टर्म लिखी है उससे पहले वाली टर्म भी लिखने की कोशिश की। तो बच्चे उससे पहले वाली टर्म की बात सोचते हैं कि वो क्या रही होगी। देखो NC1 आ रहा है, अगली टर्म अगर लिखते तो NC2 आता। तो ऐसे करते करते अगर मैं ये लास्ट टर्म की बात करूं तो इसके साथ NCN लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, लिखना चाहो तो लिख लो NCN। तो इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, NCN माइनस 1, और उसको मैंने अलग से सोल्व करके दिखाया है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी प्लानिंग बता रहा हूँ बच्चे। इसकी लास्ट टर्म में NCN है और NCN का मतलब होता है 1, इसलिए हम लिखते नहीं। और पर उससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, NCN माइनस 1, ये नीचे वाले n की जगह n माइनस 1। देख लो सभी में n आ रहा है।
अगली टर्म में भी एन सी टू, एन ऊपर वाला तो चेंज नहीं होता और नीचे वाला बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 आता। तो ऐसे ही अगर लास्ट टर्म में एन है तो एन से पहले क्या आएगा, एन माइनस 1। तो बच्चे वो स्टेप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक काम ही करो, मैं लिख ही देता हूँ, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या आएगा। तो मैं इसको करेक्ट करके लिख रहा हूँ, देखो प्लस एंड सो ऑन, और मैं यहाँ वो टर्म ही लिख देता हूँ जो आएंगे भाई, आने वाली है, एन सी एन माइनस 1 बचे डी की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि एन में से एन माइनस 1 को घटाएंगे तो एन से एन कट जाएगा और -1 प्लस का 1 हो जाएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यू का, यू में क्या है, x प्लस 1 की पावर n, और बच्चे v इंटू है, ये इंटू का निशान हो गया अब, और d की पावर, ये पैरों में जो है n माइनस 1 है वो, और v में क्या है, x माइनस 1 की पावर n, x माइनस 1 की पावर n, वो प्लस चल रहा है बच्चे। तो बच्चे ये स्टेप बन जाएगा, मैं पढ़ के बोलता हूँ क्या लिखा है मैंने, एन सी एन से पहले आएगा एन सी एन माइनस 1। अच्छा देखो ये u था, u का एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इससे पहले वाले स्टेप में एक बार होएगा, तो इस u का एक बार डिफ्रेंशिएशन होएगा। अच्छा v का कितनी बार हो रहा है, n बार, तो इससे पहले वाले स्टेप में एक कम बार, तो इस v का एक कम बार यानी d की पावर n माइनस 1। तो ये स्टेप रहा होगा इससे पहले। तो बच्चे इसको लिखने के बाद आप कैलकुलेशन थोड़ी सी मिलाओ, तो देखो वाई एन एज इट इज़ चल ही रहा है। अब देखो क्या किया, x माइनस 1 की n का तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इसको तो बाहर लिख दिया, और d की n बस इसके साथ में लिख दिया। तो अगले स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, बस ये साइड हमें एज इट इज़ बस एन सी 1 को सोल्व कर दिया। एन सी 1 को क्या लिख दिया बच्चों, n, ये d की n माइनस 1, x प्लस 1 की n चल ही रहा है। और बच्चे इधर इधर एक बार कर दिया, क्योंकि एक बार करना तो बहुत ईजी है, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n आ गया आगे, और x माइनस 1 की पावर हो जाएगी n माइनस 1, फिर प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब देखो इस स्टेप का करते हैं, इस स्टेप का करके दिखाया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है ये स्टेप। तो बच्चे इससे पहले वाले स्टेप में नहीं लिखी थी टर्म, तो तुम लिख लो, और अब इसको सोल्व करके ये आ रही है, मैं दिखाता हूँ कैसे, मैच करो। इसका तो एक बार कर दो, तो क्या करेंगे बच्चे, इसका एक बार किया नहीं उसने, एज इट इज़ लिख दिया, हालांकि कर सकते थे हम, उसने एज इट इज छोड़ दिया। ये टर्म भी देखो एज इट इज छोड़ी हुई है, और एन सी एन माइनस 1 को देखो मैंने नोट्स में नीचे अलग से सोल्व करके दिखाया हुआ है। तो पहले मैंने आपको डिटेलिंग में फॉर्मूला बताया, एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो सोचो एन सी एन माइनस 1 अगर निकालना पड़ जाए, तो देखो ऊपर एन है तो इधर फैक्टोरियल एन, ऊपर एन है तो फैक्टोरियल एन, अपोन का निशान अपोन का निशान, जो पैरों में चीज़ होती है उसका फैक्टोरियल, पैरों में n माइनस 1 है तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर लिखना होता है बच्चे इसमें से इसको घटाकर उसका फैक्टोरियल, तो आप इसमें से इसको घटा दो, तो n माइनस, और इसको घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, n हो जाएगा माइनस का और -1 हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया जी n माइनस आर, आर में ये चीज़ थी तो हमने लिख दी बच्चे, और बाहर माइनस था तो निशान चेंज हो गए, उसका फैक्टोरियल कर दिया बच्चे। n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, बचा क्या फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये कट कटाकर 1। अच्छा इसमें से अगर n को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, फैक्टोरियल में से जो चीज़ कॉमन लेते हैं अंदर एक कम बचता है, तो n को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1 चल ही रहा है, उससे ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितनी आई बच्चे n, यानी n सी n माइनस 1 का मान आता है n, तो इसीलिए मैंने n सी n माइनस 1 की वैल्यू क्या रख दी n के ऊपर राउंड इसीलिए लगाया हुआ है कि मैंने समझाया हुआ है नीचे ये स्टेप कि n सी n माइनस 1 की वजह से n आया है और ये n इस वजह से है। अच्छा बाकी दोनों स्टेप देखो एज इट इज़ लिखे हुए हैं, और लास्ट टर्म n सी n तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो कहीं लिख के छोड़ दो, n सी n का मान कितना होता है बच्चे 1, कहीं भी लिख के छोड़ दो। अच्छा x प्लस 1 की n चली रहा है देखो, और d की पावर n x माइनस 1 की पावर n। तो इस स्टेप में बेसिकली हमने क्या किया है, इससे पहले वाली टर्म को बस डिस्क्राइब किया है कि ऐसा कुछ आएगा, और उसका रीज़न भी समझाया हुआ है नीचे। अब बस इस पूरे स्टेप में x के बदले 1 रख दो, इसीलिए मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि बच्चे इधर अपने पास सारे स्टेप 0 ही होने वाले हैं, एक स्टेप बचेगा, तो मैं इस पूरे स्टेप में x को 1 रख रहा हूँ, यानी yn की x बराबर 1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो बच्चे लिखा मैंने पुट x बराबर 1, यानी yn की x बराबर 1 पे वैल्यू। अब देखो x बराबर 1 इसमें रखूँगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी टर्म 0,
इधर भी बच्चे मैं x के बदले 1 रखूंगा तो ये वाली टर्म 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म 0। इधर x को 1 रखूंगा तो ये वाली टर्म 0। अब आप कहोगे सर इधर भी तो फिर 0 होएगा। बच्चे इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। इधर क्यों होगा उसका रीज़न समझाता हूँ, और इधर क्यों नहीं होगा उसका रीज़न समझाता हूँ। बच्चे इसमें x को 1 रखने पर अभी नहीं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है n-1 बार। इसमें रख दिया क्योंकि इसमें तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसलिए मैंने इस वाले स्टेप में ये डिफ्रेंशिएशन करके दिखा दिया था। अब बच्चे इसमें पहले डिफ्रेंशिएशन करना है। अब सोचो तुम, सिंपल सी बात सोचो, ये x की पावर n है और अगर इसका n-1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर x क्यूब है और मैं तुम्हें कहूँ कि इसका तुम 2 बार करो, तो बच्चे x क्यूब का एक बार करोगे 3x² और एक बार और करोगे तो 6x, तो x बचेगा। यानी अगर आप x की पावर 3 है और उसका एक कम बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो x बचेगा। तो सोचो x-1 की n है, यानी x की पावर कुल मिलाकर n है, और जब इसका आप एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x-1 वाली टर्म बचेगी। तो जब हम x को 1 रख रहे हैं तो ये टर्म 0 बनवाएगी, इस वजह से ये स्टेप 0 हो जाएगा। पर अब इस पे फोकस करते हैं। ये स्टेप कहने का मतलब है कि अगर x की पावर n है तो उसका n बार ही डिफ्रेंशिएशन करो। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ बच्चे। मैं x क्यूब ही लेता हूँ और उसका 3 बार करता हूँ, मतलब जितनी पावर है उतनी बार ही डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चे x क्यूब का बोलो एक बार 3x², ये एक बार हो गया। दूसरी बार करो 6x और तीसरी बार करो 6। क्या देखा तुमने कि अगर हम x की क्यूब का 3 बार, यानी x की पावर 3 है और उसका 3 बार ही करते हैं तो आंसर आता है 6, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, यानी जो पावर थी उसका फैक्टोरियल हो गया। ऐसे x की 2 का करके देख लेते हैं 2 बार। तो बच्चे x² का करें तो 2x और 2x का करें तो 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल। तो सोचो x की n का अगर n बार करेंगे तो n फैक्टोरियल, x तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेप 0 बनवाएगा ही नहीं। तो अब अपने पास स्टेप क्या था, dn x-1 की n। तो सोचो इसका n बार करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, इसका पूरे का, क्योंकि इसकी पावर n है और n बार करेंगे तो बस n फैक्टोरियल आएगा। n फैक्टोरियल आएगा तो x1 पुट करने पर 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि x बचेगा ही नहीं। तो बच्चे ये आपका रीज़न है इस स्टेप में कि लास्ट स्टेप आपका बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो देखो ये स्टेप मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ n पावर में है और उसका एक कम बार करते हो तो आपकी x-1 की टर्म आएगी और उसमें x को 1 रखने पर वो टर्म 0 बना देगी, क्योंकि हम x बराबर 1 सभी में पुट कर रहे हैं। पर इस स्टेप में ये n फैक्टोरियल बनेगा, तो मैंने उसको लिख के भी दिखाया। इस x को तो रख दिया 1, तो 1 + 1 की पावर n, बाकी सारे स्टेप आगे वाले 0 हो गए। और बच्चे ये स्टेप सोल्व होने पर n फैक्टोरियल बनेगा, और n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, और उसने ऐसे करके भी दिखाया। देखो n x-1 की पावर n-1, एक बार और करोगे तो n-1 आगे आ जाएगा, x की पावर n-2। ऐसे करते करते x खत्म हो जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा। तो आप तो सीधा ही याद रख लो इस पूरी चीज़ को n फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल का। n फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, n, n-1, n-2, 3, 2, 1। तो बच्चे ये पूरी चीज़ क्या बन गई, n फैक्टोरियल। तो आप ऐसे हिंट के तौर पर लिख लो, ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, d की पावर n x-1 की पावर n, जिसका आंसर आता है एक्चुअल में n फैक्टोरियल। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको n फैक्टोरियल लिख दो। तो बच्चे ये बन गया 2 की पावर n n फैक्टोरियल, 2 की पावर n n फैक्टोरियल। ये वैल्यू है yn की x बराबर 1 पर। तो yn की x बराबर 1 पे वैल्यू आ गई 2 की पावर n n फैक्टोरियल। अब बच्चे आपने इक्वेशन नंबर डबल स्टार दे रखी है, मैं दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ये देखो इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो yn x बराबर 1 हमने मान कितना निकाला है, 2 की पावर n फैक्टोरियल n। तो बच्चे c की वैल्यू किसके बराबर है, इसके, और इसका मान हमने निकाला है 2 की पावर n फैक्टोरियल n। तो c की वैल्यू आ गई 2 की पावर n फैक्टोरियल n, और वो मैं यहाँ रख दूंगा बच्चे। तो देखो करके दिखाया हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, आंसर आ गया है, आर्टिकल ख़त्म होने पे है बच्चे, तो ध्यान से देखें। तो फ्रॉम डबल स्टार मैंने आपको बात समझाई है, c का मान आ गया 2 की पावर n फैक्टोरियल n। अब स्टार इक्वेशन भी उधर पीछे दे रखी है नोट्स में। तो बच्चे एक स्टार इक्वेशन में क्या था, pn(x) बराबर, मतलब आप लोगों ने ये माना हुआ था, ये देखो चेक करना, z बराबर pn(x) c माना हुआ था। तो बच्चे c की वैल्यू 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल। तो मेरे को अगर pn(x) निकालना है तो pn(x) का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, z अपॉन c। तो ये देखो pn(x) आ गया z अपॉन c।
अच्छा जेड हमने इस आर्टिकल में क्या माना हुआ था, वाई एन, और सी की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन। अच्छा वाई एन का मतलब, वाई का एन बार डिफ्रेंशिएशन। तो आप इस स्टेप को एक एक्स्ट्रा लिख लो, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये देखो 1/2 की एन फैक्टोरियल एन चल ही रहा है, 1/2 की एन फैक्टोरियल एन चल ही रहा है। और वाई एन का मतलब होता है बच्चे डी एन वाई बाई डी एक्स एन। और वाई की वैल्यू हमने इस आर्टिकल में क्या मानी हुई थी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन की एन। वाई हमने माना हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वन की एन, तो इस वाई की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन की एन। डी की एन डी एक्स की एन चल ही रहा है, 1/2 की एन फैक्टोरियल एन चल ही रहा है। और ये किसका मान है बच्चे, पी एन एक्स। यही हमें निकालना था बच्चे, दैट इज रोड्रिक्स फॉर्मूला। तो ये आर्टिकल कंप्लीट है बच्चे, ये चैप्टर कंप्लीट है। यूनिट कंप्लीट तब होगा जब हम इसका हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और करेंगे। तो बच्चे वीडियोस डेली आ रही हैं, आप अपना फीडबैक देते रहें, और बच्चे आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और किसी दिन वीडियो नहीं भी आ रही तो उस दिन आप अपना पुराना काम सारा रिवाइज करते रहें, जिससे आपके बाकी पेपरों की अच्छे से तैयारी रहे। और जो हम काम एट अ टाइम कर रहे हैं वो आप साथ साथ पढ़ते रहो, रिवीजन में लाते रहो। अब ये चैप्टर जैसे पूरा हो गया तो इसको एक बार यूं ही पढ़ के छोड़ दो पूरा, तो पेपर वाले दिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो याद करने वाला काम बहुत था, पर मुश्किल टास्क नहीं है। और रोड्रिक्स फॉर्मूला हुआ और दो चार मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताए थे इसमें, वो आप अच्छे से देख कर ही जाओगे, तो वो आप करके ही जाओगे बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास।